नमस्कार किसान भाइयों। सभी किसान भाइयों का इस मीटिंग में स्वागत। तो आज प्रीवी लाइफ साइंसेस की तरफ से हम लेकर आए हैं जो चने की जो फसल है उसमें पोषण प्रबंधन कैसे करें और चने की फसल में अधिकतम उत्पादन कैसे लें। तो उसके ऊपर हमने आज एक चर्चा सत्र रखा है। हमारे साथ प्रीवी लाइफ साइंसेस के संशोधन विभाग से है डॉक्टर जय पटेल। तो डॉक्टर जय आज हमें मार्गदर्शन करेंगे कि चने की फसल में हम कैसे पोषण प्रबंधन कर सकते हैं और उसी के साथ जो कठिनाइयाँ आती है या जो दिक्कतें आती है उनका सामना करके हम हमारी फसल कैसे अधिकतम फसल ले सकते हैं। तो जय सर, ओवर टू यू। अ, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर जय सिंह पटेल है और मैं प्रिवी लाइफ साइंसेज में संशोधन विभाग में कार्यरत हूँ। और आज का हमारा जो ये सत्र है वो चिकपी या बंगाल ग्राम या चना हम जिसको बोलते हैं वो उसकी खेती के ऊपर है। तो उसकी खेती में क्या क्या समस्याएं आती हैं या क्या क्या हमारी प्रीवी लाइफ साइंस की तरफ से क्या क्या वह उत्पाद हम लोग रिकमेंड करते हैं किसानों को खेतों में यूज करने के लिए, ताकि वो जो भी समस्याएं इसमें इसकी खेती में आती हैं वो ना आए। तो आप सब लोगों से अनुरोध है कि अगर आपका कोई सवाल कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है और इसकी खेती से रिलेटेड या हमारा उत्पाद जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा उसके उपयोग को लेके अगर कोई सवाल आपके मन में आता है तो आप तुरंत आप मुझे रोककर वो सवाल पूछ सकते हैं, या तो आप चैट बॉक्स में अपने सवाल को टाइप कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं आपके सवाल को चैट बॉक्स में देखूंगा मैं उसका समाधान आपको देने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं चिकपी की खेती। तो ये चने की खेती को आप अगर देखें तो चने की खेती डायरेक्ट सीड सोइंग के जरिए ही होती है। जो इसका बीज होता है उसको अ, अगर बारिश हुई है तो खेत में नमी हो तो उस टाइम पे इसकी सोइंग की जाती है। या तो अगर अगर बारिश नहीं समय पे हुई है तो लोग खेतों में पानी भर के भी इसकी सोइंग को करते हैं, ताकि जो बीज का जमाव है वो अच्छे से हो खेत में। और सारे बीज लगभग अगर मॉइस्चर अच्छा है, नमी अच्छी है खेत में, तो सारे बीज जर्मिनेट करके बढ़ाव उनका होता है खेतों में, और वो फर्दर बाद में उनका बढ़ाव भी होता है। तो क्या समस्याएं आती हैं अगर देखें तो चने की खेती के लिए, तो आपके पौधों में पॉट फॉर्मेशन या फ्लावर का जो फूल बनता है और फल बनता है वो कम होता है। कुछ वो मिट्टी की कमी के कारण होता है। तो या तो अगर ज्यादा सिंचाई आप कर रहे हैं या असमय आप उसमें खाद डाल रहे हैं, तो उसके कारण भी आपके खेत में पौधे में कम फूल और कम फल लगते हैं, या फूल लगने के बाद वो उनका फल में कन्वर्जन नहीं होता है, फल में बदलता नहीं है। और या तो फूल लगते हैं तो फूल जल्दी गिर जाते हैं और वो फल में बदल नहीं पाते हैं। उसके अलावा आप ये अगर तस्वीर देखें तो इसमें पौधा सूख रहा है। तो ये एक फंगस होता है फ्यूजेरियम, उसके कारण ये जो कि जड़ों से या मिट्टी से होके आता है, या सीड तो मिट्टी में होता है और पौधे के अंदर ये फंगस जाता है, और उसकी वजह से पौधा आपका पानी जमीन से नहीं ले पाता और जिसकी वजह से वो सूख जाता है। तो इस तरह की समस्याएं भी आती हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंसेक्ट्स हमारे खेत में लगते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये लार्वा जिसको फल भेदक बोलते हैं, पॉट बोरर बोलते हैं, ये पूरी तरह से आपके फली में जो भी चना बना रहता है उसको पूरी तरह से खा जाता है, या पौधे को भी खाता है, लीफ पौधे की पत्तियों को भी खाता है, मतलब हर तरह से पौधे को नुकसान यह पहुंचाता है। इसके अलावा एक फफूंद के कारण डिजीज होती है जिसको ब्लाइट कहते हैं। तो इस अगर तस्वीर में आप देखें तो पौधे की पत्तियों के ऊपर आपको इस तरह का अगर कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है तो वो एस्कोकाइटा एक फफूंद है, उसकी वजह से होता है, जिसको एस्कोकाइटा ब्लाइट भी बोलते हैं।
तो ये फोलियर इशू है। और मिट्टी की समस्याओं के कारण, मिट्टी अगर में आपका प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं है, या वो न्यूट्रिएंट है तो वो पौधे को उपलब्ध नहीं हो रहा है, या आपकी मिट्टी की अम्लता बढ़ी हुई है या घटी हुई है, जिसके कारण जो भी न्यूट्रिएंट या फर्टिलाइजर या खाद जो आप अपने खेतों में डाल रहे हैं वो पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो ये सारी समस्याएं आपके खेतों में, चने की खेती में आती हैं। और इन समस्याओं को दूर करने के लिए मैं आप लोगों को प्रीवी लाइफ साइंसेज के कुछ उत्पादों के बारे में बताऊंगा। तो जैसे हमारा ये माइकोक्सोल 4G है, ये माइकोराइजा एक फंगस होता है जो पौधे की जड़ में सहजीवी के रूप में रहता है। और इस या अगर आप यहाँ पे बोले तो उसको सफेद जड़ भी बोलते हैं, कि सफेद जड़ अगर बढ़ रही है तो वहाँ माइकोराइजा रहता है। तो माइकोराइजा की वजह से जो अवशोषण का क्षमता होता है पौधे का वो बढ़ जाता है। और जितने एरिया में उसका जड़ फैला होता है उससे ज्यादा एरिया में ये इस फंगस का माइसीलियम फैलता है, और पौधे को प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और अदर खादों को या अदर न्यूट्रिएंट्स को पौधे को उपलब्ध कराता है। तो यह फंगस पौधे की जड़ों के साथ ही रहता है, और यह पौधे से जो प्रकाश संश्लेषण से जो कार्बन बनाता है पौधा, जो ऊर्जा को बनाता है उसको पौधे से लेता है, और पौधे को ये सारे बेनिफिट्स देता है। तो इसके अलावा जो मिट्टी में अघुलनशील खाद होती है जो पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाती है, उसको भी घोलने का काम, या कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं उसको सिक्रेट करके करता है। तो इसके ढेर सारे फायदे हैं। और प्रिवी लाइफ साइंस की तरफ से हमारे पास इसके दो उत्पाद उपलब्ध हैं, जो कि एक तो माइकोक्सोल 4G जो कि एक वेटेबल पाउडर उत्पाद है। तो इस उत्पाद को अगर आप देखेंगे तो इसमें 10 स्पोर पर ग्राम उपलब्ध होता है, और इसका जो इनोकुलम पोटेंशियल है वो 1200 होता है। और अगर इसका डोज देखें तो कितना डालना है खेत में, तो 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप अपने खेतों में इसको डाल सकते हैं। इसको डालने का तरीका ये है कि आप पौधे के सीड को ट्रीट कर सकते हैं, या तो पौधे की जड़ों में सीधे इसको ड्रेंच करके डाल सकते हैं। पौधा आपका कुछ दो अगर जो उसकी लीव्स हैं वो डेवलप हो गई हैं, तो उस समय पे आप इसको ड्रेंच के जरिए पौधे को पानी, इस उत्पाद को पानी में घोल के एक एक पौधे को आप दे सकते हैं, या तो मशीन के जरिए भी आप इसको दे सकते हैं। जहाँ पे ड्रिप इरिगेशन हो रहा है वहां पे भी आप इसको टैंक मिक्स में डाल सकते हैं, पूरी तरह से सॉल्युबल है तो यह उसमें भी जा सकता है। और दूसरा हमारे पास माइकोराइजा का जो उत्पाद है वो ग्रेनुलर फॉर्म है। इसका दानेदार उत्पाद है माइकोराइजा का। इसमें भी आप अगर स्पोर काउंट देखेंगे तो 10 स्पोर पर ग्राम, जो कि मेन इंग्रेडिएंट होता है इस उत्पाद का, तो वो उपलब्ध है, और इसका इनोकुलम पोटेंशियल भी 1200 है। तो इसका बस डिफरेंस दोनों उत्पाद में जो अंतर है वो ये है कि यह 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से खेतों में यूज किया जा सकता है। तो इसको अगर आप खेतों में डालना चाहते हैं तो आप जैसे अगर फरोज में बुआई कर रहे हैं तो फरोज में पहले आप इसको डालें, उसके ऊपर से अपना सीड डाल सकते हैं। इस तरह से या तो आप अपने खेत में एक एक पौधे को भी यह खाद को जड़ों के पास डाल सकते हैं। यह जैसे ही मॉइस्चर उपलब्ध होगा या पानी उपलब्ध होगा, इसको यह घुल के नीचे जड़ों में पौधे के साथ सहजीविता कर सकता है। तो इस तरह से इस उत्पाद को आप अपने खेतों में डाल सकते हैं, जो कि आपके खेतों में जो भी न्यूट्रिएंट की कमी है, पौधे को जो खाद नहीं मिल पा रही है, जो तत्वों की आवश्यकता है, उसको पूरा करने का काम करता है। और ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक है तो आपके मिट्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इससे मिट्टी मिट्टी का बहुत सारा क्वालिटी भी सुधरता है। और ये पौधों को भी, और या जो भी उसको इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी इससे कोई नुकसान नहीं होता है।
तो इसके अलावा आपके चने के खेत में अगर आप देखें तो अगर तापमान बहुत बढ़ गया है तो पौधे पौधा आपका झुलसने लगता है, या तो अगर मिट्टी का अगर कंडीशन अच्छा नहीं है, ज्यादा अम्लता है, ज्यादा उसमें है, या तो इन इन सब चीजों के ये जो एबायोटिक स्ट्रेस जिसको कहते हैं, जो वातावरण के कारण जो समस्याएं आती हैं पौधे में, उन सारी समस्याओं को अगर आपको दूर करना है तो हमारे प्रिवी लाइफ साइंस की तरफ से हमारे पास ऑर्थोसिलिसिक एसिड का उत्पाद है, जिसमें पौधे को अवेलेबल फॉर्म का जो सिलिका है वो उपलब्ध होता है। तो यह इसका जो सबसे ज्यादा लाभ है वो पौधों को में जो भी वातावरण के कारण जो भी समस्याएं आती हैं उसको दूर करने का यह काम करता है। ये जैसे ज्यादा टेम्परेचर हो गया, या कभी कभी अगर आप सिंचाई कर रहे हैं तो पानी ज्यादा लग गया खेत में, तो और इसके कारण जो पौधे का बढ़ाव है, या पौधे में मिट्टी में जो तत्व पौधे को उपलब्ध होने चाहिए उनको भी उपलब्ध कराने में ये ऑर्थोसिलिसिक एसिड हमारा जो उत्पाद है वो सिलिक्सॉल होसा करके यह बहुत ही लाभदायक है। अगर आप इसको देखें तो इसमें ऑर्थोसिलिसिक एसिड 2% उपलब्ध होता है, सिलिकॉन कंटेंट 0.6% उपलब्ध होता है, इनसॉल्युबल मटेरियल 0.05% उपलब्ध है, सोडियम 0.1% उपलब्ध है, क्लोराइड 4.0% उपलब्ध है। और इसको खेतों में छिड़काव के जरिए हम लोग बोलते हैं कि आप पौधे के ऊपर छिड़काव के जरिए इसको डालिए। और इसका जो डोज है कितना डालना है आपको, तो 203 ml पर लीटर का सोल्यूशन आप बनाएंगे पानी में, और 400 से 500 ml पर एकड़ यह खेतों में पत्तियों के ऊपर छिड़काव के जरिए जाता है। इसका एक फायदा और ये है कि ये तत्व पत्तों के ऊपर एक लेयर भी बनाता है, जिसकी वजह से जो भी फंगस, जो फफूंद वाले रोग होते हैं, वो जब उनका जो स्पोर होता है वो पौधे के ऊपर गिरता है तो वो उसमें रोग नहीं कर पाता है। तो ये इसका और दूसरा फायदा भी है ऑर्थोसिलिसिक एसिड का। तो इसके अलावा हमारा दूसरा उत्पाद है सिलिक्सॉल करके। सिलिक्सॉल और ओसा दोनों एक ही है, बट इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन जो इसमें तत्व उपलब्ध है सिलिका का, ऑर्थोसिलिसिक एसिड, वो 2.7% है, जो कि ज्यादा होता है पिछले वाले उत्पाद से अगर आप तुलना करें तो। इसमें सिलिकॉन जो कंटेंट है वो 0.8 है, मटेरियल जो इनसॉल्युबल है वो 0.5 है, सोडियम 0.1 है, क्लोराइड 4.0 है। इसका जो कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से इसका जो उपयोग है वो खेतों में कम मात्रा में होता है। तो रेट ऑफ इसका डोज अगर आप देखें कितना आपको यूज करना है, तो 1 से 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप खेतों में डाल सकते हैं, या 300 से 500 ml पर एकड़ इसको पत्तियों के ऊपर छिड़काव करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके खेतों में जो समस्या आती है कि आपके खेतों में फ्लावरिंग कम हो रही है, या फ्लावर से जो फल बनना चाहिए वो कम हो रहा है, या जो पार्ट जो भी आपका फल बन रहा है वो जल्दी गिर जा रहा है, मैच्योरिटी के पहले गिर जा रहा है, तो इस तरह की समस्या इन खेतों में आती है। तो उसके लिए हमारा जो उत्पाद है एम्प्लीफाई करके, जो कि आपके पौधों में जो फूलों की संख्या है उसको बढ़ाएगा, और फूलों का गिरना कम हो जाएगा, और फूलों से जो फल का बनना है वो ज्यादा होगा, और फल जो है वो ज्यादा आपका उसके पकने तक पौधों में लगा रहेगा। तो आपके कई सारी समस्याओं को यह उत्पाद दूर करता है। और इसमें अगर आप देखें तो ढेर सारे अमीनो एसिड्स का ये संतुलित मिश्रण होता है, जिसको आप अपने खेतों में छिड़काव के जरिए उपयोग कर सकते हैं। तो इसका उपयोग अगर करने को देखें तो जब फूल बन रहा है आपके खेतों में, तो अगर 5% फूल बन गया है तो उस समय आप इसको अपने खेतों में डाल सकते हैं। उसके अलावा 5% फूल अगर आपके फल में परिवर्तित हो गए हैं तो उस समय भी एक इसका उपयोग हम लोग किसान भाइयों को बोलते हैं उपयोग करने के लिए। और एक और फल बन जाने के बाद एक बार उपयोग करने के लिए, तो 3 बार हम लोग इसको बोलते हैं किसान भाइयों को कि आप अपने खेतों में इस उत्पाद को डालें। जैसा कि इस तस्वीर में देख सकते हैं कि
हमारी तरफ से जो ट्रायल लगाए गए थे जो खेतों में, उसमें ये छिड़काव के जरिए हम लोग ये डाल रहे हैं। तो इसका जो समय होता है एप्लीकेशन का, 45 दिन के बाद आप अपने खेतों में फ्लावरिंग के टाइम पे जब फूल बन रहा है तब डाल सकते हैं। और जो इसका डोज है वो 2 से 3 ml पर लीटर या 500 ml पर एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 5 से 10%, अगर आपके 5% पौधों में फ्लावरिंग हो गई है, पौधे में फूल बन गया है, उस समय पे आप इस उत्पाद को अपने खेतों में डालिए। तो इसका जो मेन इसका जो लाभ है हमारे लिए वह है कि ये हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन इसमें उपलब्ध होता है, और अमीनो एसिड्स उपलब्ध होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स उपलब्ध होते हैं जो कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में इसकी टेरिटरी को मेंटेन करके करते हैं। और पोटेशियम स्टिमुलेंट इसमें होता है जो फ्लावरिंग और बड फॉर्मेशन, जो फ्लावर फूल का बनना है उसको बढ़ाता है। वाटर सॉल्युबल पॉलीमर्स इसमें उपलब्ध होते हैं जो कि आपके उत्पाद को अच्छे तरीके से पौधे के पत्तियों पर फैलाते हैं। तो ये करता क्या है, आपका फ्लावरिंग को बढ़ाएगा, फ्लावर के ड्रॉप होने को कम करेगा, और जो फूल है, फूल से फल बनने की का जो रेशियो है वो भी बढ़ाएगा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि इस तस्वीर में जिसमें हमने इस उत्पाद को नहीं उपयोग किया है, इसमें फल कम बने हैं, और जहाँ पे इसका उपयोग हुआ है वहाँ पे फल का जो बनना है वो ज्यादा हो गया है। तो उसमें फ्लावरिंग बढ़ गई है, और फ्लावर का जो गिरना है वो कम हो गया है, और ज्यादा आपका पॉट बन रहा है। विनोद भोयार जी, कुछ पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। आपका कोई सवाल है तो आप पूछिए। ये सर मेरा सवाल सवाल ये था कि जो अपना एम्पलीफाई है वो कौन से स्टेज पे जाने को ना, और उसके साथ में अपन जो ऑर्थोसिलिक एसिड आता हाँ, वो उसके साथ में कितना यूज कर सकते हैं, और एम्पलीफाई कितना यूज कर सकते हैं, और ऑर्थोसिलिक एसिड कितना यूज कर सकते हैं 15 लीटर पानी के लिए। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया अपने प्रेजेंटेशन में, उसको 2 से 3 ml पर लीटर के हिसाब से आप अर्थोसिलिक एसिड को डालिए, उसका डोज वही हम्म, है। अच्छा। और जैसे अगर सिलिकजॉल ओसा यूज कर रहे हैं तो 2 से 3 ml, और अगर आप सिलिकजॉल यूज कर रहे हैं तो 1 से 2 ml पर एकड़ के पर लीटर के हिसाब से आप अपने खेतों में डालिए। उसका कितना पानी आप उपयोग कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे 1 एकड़ में कितना पानी डाल रहे हैं आप, उस पानी में आपका 500 ml यह प्रोडक्ट जाना चाहिए। ठीक है अच्छा, सर। पर ओके सर। 1 एकड़ में अगर मान लीजिए आप 100 लीटर यूज कर रहे हैं या 200 लीटर यूज कर रहे हैं, तो उतने पानी में आपको 500 ml इसको डालना है। अच्छा, ठीक है। पर एकड़ अपना 500 ml जाने को ना हाँ, एम्पलीफाई। 500 ml पर एकड़ जाना चाहिए। अच्छा, और अपना ऑर्थोसिलिक एसिड सर, ओसा नहीं सर, ये सिलिक। ओसा का ही था। एम्पलीफाइव का हम्म, आपका जो है ये 2 से 3 ml यह भी आपके खेतों में जाएगा, और 500 ml पर एकड़ ये भी जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। मेरा ऑलरेडी 15-15 और 13-40-13 और न्यूट्रीफाइड और प्रीविड गया हुआ है। ओके। तो ये हाँ, गया है, अभी बट मेरा इसका तीसरे जो स्प्रे अभी उपयोग है, फ्लोरिंग स्टेज में जाएगा। एम्पलीफाई का जो हम लोग उपयोग कहते हैं, यह 45 दिन के बाद आप करिए, जब आपके खेतों में फूल बनना शुरू हो जाए पौधे में। ठीक है। अच्छा, अभी जैसे कि फ्लोरिंग चालू हो गया मेरा। हाँ, अगर फूल बनना चालू हो गया है और आपको लग रहा है कि देखने से लग रहा है कि उसमें लगभग 5% जो पौधे हैं उनमें फूल बन गया है, तो हाँ उस सर। समय एम्पलीफाई डालिए आप 2 से 3 ml पर लीटर, और 500 ml पर एकड़ के हिसाब से। ओके सर, थैंक यू सर। इसके बाद हमारा उत्पाद है जो पौधे में आपके फफूंद के कारण जो रोग लगते हैं, उन रोगों से को दूर करने के लिए हमारे पास उत्पाद है न्यूट्रीफाइट करके। तो यह उत्पाद इस तरह से काम करता है कि आपका पौधे का जो रोग से लड़ने की क्षमता होती है उसको बढ़ाता है। इसमें जो पोटास उपलब्ध होता है वो पौधे में पोटास की कमी को भी दूर करता है, और पौधे में जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है उसको बढ़ाता है, जिसके कारण जो भी फफूंद के कारण आपके खेतों में, जैसे मैंने पहले
फर्स्ट स्लाइड में आपको दिखाया था कि फफूंद के कारण क्या रोग हो सकते हैं। आपका पौधा सूख रहा है तो उसमें फ्यूजेरियम का उसके जड़ में प्रकोप हो सकता है। या तो अगर ऊपर पत्तियों पे अगर जलने जैसा निशान पड़ रहा है तो वो एस्कोकाइटा एक फफूंद होता है, उसकी वजह से वो रोग उसमें पौधे में आता है। तो इस तरह के फंगस के कारण जो रोग होते हैं उनको दूर करने के लिए हमारे पास यह उत्पाद है जिसका नाम न्यूट्रीफाइट है। और यह पौधे के अगर ऊपर आप पौधे में अगर इसको डालते हैं तो आपको इन रोगों से निजात मिल सकता है। तो यह हम जो उत्पाद है इसमें पोटेशियम उपलब्ध होता है। यह पौधे के अंदर के जो लड़ने की क्षमता होती है, रोग से लड़ने की क्षमता होती है, उसको बढ़ाता है। और जो भी फंगस के कारण जो भी रोग होता है उसको कम करता है। और यह पौधे को पोटेशियम भी उपलब्ध क्योंकि इसमें वो पोटेशियम है तो पोटास उपलब्ध कराता है। और पौधे को मजबूती प्रदान करता है ताकि पौधा अच्छे से खेतों में खड़ा रहे। और इसका जो उपयोग है अ, 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 अलग आपका जो जो भी फंजीसाइड आप अपने खेतों में डाल रहे हैं उसके उपयोग को भी है, अगर इस उत्पाद को डालते हैं तो उनको आपको कम डालना पड़ेगा। तो जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं तो इसका जो एप्लीकेशन का समय है वो 30% 60 डेज आफ्टर सोइंग के बाद होता है। और 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से 400 ग्राम पर एकड़ खेत में आप इस उत्पाद को खेतों में डाल सकते हैं। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि कैसे मशीन में इसको भर के इसका छिड़काव किया जा रहा है। या तो आप ऐसे छिड़काव करके भी डाल सकते हैं, या तो अगर आप जड़ के पास भी इसको ड्रेंचिंग के जरिए डाल रहे हैं तो भी आपके खेतों में जो फंगस के कारण फ्यूजेरियम के कारण भी जो रोग हो रहा है उसको भी दूर करने में यह सहायक होगा। तो अभी आप अपने खेतों में ये देख सकते हैं कि किस तरह से आपका पौधा सूखता है। तो यह किस तरह से यह उत्पाद काम करता है। तो अगर आपके खेतों में इसको डालेंगे तो पौधे में एक जो एक्टिविटी होती है, जो हार्मोन की सिग्नलिंग होती है, उसकी वजह से आपका पूरा पौधा तैयार रहेगा रोग से लड़ने के लिए। जैसे ही रोग आएगा वो रोग को पौधे में बढ़ने नहीं देगा और आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि किसान भाई इन्होंने अपने खेतों में ये हमारा न्यूट्रीफाइट यूज किया है। तो इसमें जो न्यूट्रीफाइट की वजह से इनका जो उत्पादन क्षमता है क्विंटल पर हेक्टेयर आप देखे थे 6.3, जो नॉर्मल जिसमें नहीं यूज किया गया है वो है, तो जो बढ़ के 7.7 क्विंटल पर एकड़ हो गया है। तो अगर देखें तो उसमें 22% जो है पौधे में उत्पादन क्षमता बढ़ गई है। तो आप ये खेत भी देख सकते हैं कि ये कितना हरा भरा है और इसमें कोई ऐसे रोग नहीं दिखाई दे रहा है। तो किसी किसान भाई को किसी भी उत्पाद को लेके कोई सवाल, या चने की खेती में अगर कोई समस्या उनको अलग से आ रही है तो अपनी समस्या अभी बता सकते हैं। हेलो सर। हाँ बताइए। जो अपना तीसरा स्प्रे रहता है फ्लावरिंग पे ऊपर अपन जैसे एम्पलीफाई दे रहे हैं, हाँ, वो ऑर्थोसिलिक एसिड दे रहे हैं, उसके साथ सेटिंग के लिए अगर आपने साथ में 0 60 40 लिए तो कैसा रहेगा? क्योंकि साथ में सेटिंग भी होना बहुत जरूरी है। 0.7 40। हाँ आप दे हाँ। सकते हैं क्योंकि आपका जो पोटास सबसे ज्यादा आवश्यक होता है जब उसमें हम्म। फ्लावरिंग रिप्रोडक्टिव स्टेज पौधे का है। उस समय हम्म। पोटास की कमी को दूर किया जा सकता है अगर आप 0.7 40 दे रहे हैं तो। या तो आप अगर न्यूट्रीफाइट भी डाल रहे हैं तो न्यूट्रीफाइट में भी पोटास होता है। नहीं, ऑलरेडी मेरा न्यूट्रीफाइड 22 दिन पे गया। हाँ तो पहला स्प्रे जैसे कि पहला आप स्प्रे न्यूट्रीफाइट अगर डाल रहे हैं तो आप 0.7 40 भी डालना आप चाहते हैं तो उसको आपका जो डोज है वो कम करके डालना पड़ेगा। बाबा साहब सर अच्छा। आप हैं ऑनलाइन क्या? यस सर, यस। ये जो पूछ रहे हैं इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ सर, हाँ, हम जो बोलो है सर। ना, तो पहला एप्लीकेशन अगर अपना न्यूट्रीफेट का हो गया है तो हाँ। जैसे जो फल होता है, फली होती है, उसको हम्म। डेवलपमेंट के लिए फॉस्फोरस और पोटैश बीज के समय में जरूरी होता है। जैसे उसका फूलना चालू हो जाता है तो ऐसी स्टेज में आप 0 60 40 भी डाल सकते हैं उसमें। अच्छा।
जैसे अपने 55-60 दिन के जो पीरियड रहता है फ्लावरिंग का उस टाइम में ये तीनों का हाँ, कॉम्बिनेशन लेके इसमें एक फंगीसाइड लेके चलेगा। यस यस यस, फंजीसाइड और एक लार्वा के लिए भी आप ले सकते हो उसमें, क्योंकि अल्ली का भी प्रॉब्लम आता है उसमें, तो वो भी एक एप्लीकेशन आपका इसके और तो साथ हो इसके सकता साथ है। में इमेमेक्टिन बेक्टोबेंजाइन ले लेंगे साहब, इसके साथ हाँ, में कोई 10 ग्राम भी पर पंप। इंसेक्टिसाइड आप ले सकते हो उसके साथ। हाँ, तो फ्लावरिंग में मैं गैस पॉइजन तो यूज ही नहीं करता हूँ, क्योंकि फुल ड्रॉप होने का ज्यादा चांसेस रहता है वो टाइम में। यस 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 उसमें यस, प्लेन। फ्लावरिंग में नहीं, हाँ तो। जब आपका कंप्लीटली सेटिंग हो जाता है ना उसके बाद। हाँ, तो जो घाटे भरने की अवस्था आती है वो टाइम में ये करेंगे। तो घाटे भरने की हाँ, अवस्था में सर क्या लिख सकते हैं अपन फिर से दोबारा, जो चौथा स्प्रे रहता है अपना 70-75 दिन के ऊपर? तो उसमें आप 0946 ले सकते हैं, क्योंकि उसमें फिर 46% पोटेश आता है ज्यादा। अच्छा। वो ले सकते हैं, या फिर अपना ही एक सुपरस्टार करके आता है, तो उसको भी ले सकते हैं, उसमें भी पोटेश आता है, अच्छा, जो कि बायो चलेगा ना वो। अवेलेबल सोर्स होता है। तो दोनों में से कौन सा भी एक ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, चलेगा ना वो, तो वो टाइम में देखेंगे अपन। अभी अभी हाँ, तो क्योंकि 4-5 दिन में अपने को तीसरा स्प्रे लेना है फ्लावरिंग यस, स्टेज के लिए, तो वो हिसाब से ये कॉम्बिनेशन सही रहेगा अपना। बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। और किसी किसान भाई का कोई सवाल है? बाबा साहब। हाँ, बोलिए बोलिए सर, आप अपना सवाल रखिए। हाँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आता है ना सर, ये आता है बिल्ट की प्रॉब्लम। जो हाँ, मेजर पिथेरियन प्रॉब्लम विल्ट है का। बिल्ट का, तो अभी कुछ कुछ एरिया में सीड सोइंग हो भी गया है, जनरेशन की स्टेज पे है। कुछ एरिया में भी सीड सोइंग चल रहा है, हम्म। और कुछ एरिया में फ्लावरिंग स्टेज भी है। तो ये तीनों स्टेज हैं। हम्म। तो हमारा जो जर्मिनेशन स्टेज और आपका सीड सोइंग वाला, हम्म। तो वहां पे बिल्ट के लिए हम पहले क्या डाल सकते हैं? थोड़ा देखिए सर इस सर, पे थोड़ा बताइए। आपका जो एक तो मिट्टी में पहले से इसका फ्यूजेरियम रहता है, उसकी वजह से रोग आता है। तो आप अपना जो बीज है उसको सर्टिफाइड सीड लीजिए, ताकि उसमें वो रोग रहित रहे। और दूसरी चीज, आपके यहाँ अगर ट्राइकोडर्मा का कोई प्रोडक्ट अगर आपके यहाँ मिल रहा है, ठीक है, तो ट्राइकोडर्मा के प्रोडक्ट से आप अपने बीजों को उपचारित कर सकते हैं। उसको उपचारित करके आप अपने खेतों में डालेंगे, तो जो विल्ट का इशू है, जो फ्यूजेरियम के कारण जो विल्ट होता है, वो कम आएगा। दूसरा ये माइक्रोराजा जो है, हाँ। माइक्रोजल 4G, अगर इसका 100 ग्राम प्रति एकड़ में जितना सीड लगता है उससे सीड ट्रीटमेंट करवाएं, तो क्या हाँ, कुछ बेनिफिट मिलेगा? ये विल्ट में देखिए, माइकोराइजा पौधे को स्वस्थ बनाएगा। पौधे का जो डिफेंस सिस्टम है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो तो सुधरेगी। पौधा अगर स्वस्थ रहेगा तो रोग कम लगेगा उसमें। बट ये डायरेक्टली उस फंगस के अगेंस्ट काम नहीं करता है। फ्यूजेरियम के अगेंस्ट वो काम नहीं करता है। मतलब जैसे आप कोई पेस्टिसाइड डालेंगे या कोई फंजीसाइड डालेंगे, वो जिस तरह से काम करेगा वो उस तरह से काम नहीं करता। उसका काम करने का जो तरीका है वो अलग होता है। ठीक है सर। तो अगर और विल्ट से ज्यादा बचाव आपको करना है, तो ज्यादा अच्छा है कि आप ट्राइकोडर्मा या कोई ऐसा उसमें फंजीसाइड से उपचारित करें, जिससे कि आपका फ्यूजेरियम विल्ट उसमें ना हो। सर मेरा एक खुद का अनुभव है कि ये साल मैंने चने में माइक्रोजॉल डाला अपना पर हाँ। एकड़ 4 kg। जी सर। तो इस हिसाब से आज आप अभी तो आपने फोटो भी देखे, हाँ। जो फिजिपियन का अटैक है एकदम एकदम 10% के करीब है। मेरे को इसका यही नहीं लगा फिजिपियन का अटैक मेरे खेत में है क्या नहीं, ऐसा ही लगा मेरे को। हाँ, क्योंकि वो मेरा देखिए, मैंने सारे प्रयोग करके खेतों देखा। में जनरली देखिए, जब जैसे फ्यूजेरियम विल्ट अगर आपके खेत में आ रहा है, तो हम्म। जैसे कि हर साल अगर आप उस खेत में चना बो रहे हैं, हम्म। ठीक है, तो हम्म। एक एक ये कर सकते हैं कि हर साल उसमें चना मत बोइए। वो दूसरे साल तो उसमें फेर कुछ पलट रहता है, कुछ और फेर लीजिए। पलट की हाँ, दवा है। क्रॉप रोटेशन करिए। क्रॉप रोटेशन से भी उसमें कमी आती है। और हम्म। कुछ खेतों में फ्यूजेरियम का अटैक नहीं होता, मतलब मिट्टी में अगर फ्यूजेरियम नहीं है तो वो नहीं आएगा, विल्टिंग नहीं बराबर है। होगी। नहीं वो तो चने की बुआई ज्यादा करके जो इलाके में होती है वो हाँ। जमीन में तो चने की बुआई रहती है, लेकिन फिजिपियम का मेरा खुद का अभ्यास बोलता है कि फिजिपियम 11 साल तक सुप्त अवस्था में रह सकती है। हाँ। एक बार जमीन में तैयार हो गई तो। हाँ। लेकिन हाँ। उसको कंट्रोल करने के लिए अपन जैसे ट्राइकोडर्मा या अपना न्यूट्रीफाइड है, हाँ, उसका इस्तेमाल ट्राइकोडर्मा करके आप, हम लोग ट्राइकोडर्मा अभी हमारी कंपनी की तरफ से जल्दी ही आएगा बाजार में, बट अभी नहीं है हमारी कंपनी की तरफ से। हम न्यूट्रीफाइड को आपको बोलेंगे कि आप अगर विल्टिंग दिख रही है आपके खेत में, तो आप उसे ड्रेंचिंग कर दीजिए।
तो नहीं, वो तो आपका अपन जब बुआई के बाद 22 दिन पे पहली बार जो स्प्रे रहता है तो अपन हाँ मर्रों के लिए लेते हैं, विल्ट हाँ के लिए। हाँ वो टाइम में अपना कंट्रोल है, लेकिन जब फ्लावरिंग स्टेज में आता है विल्ट, हाँ। तो वो कंट्रोल नहीं होता। फ्लावरिंग उसमें स्टेज, ज्यादा विल्ट फ्लावरिंग का स्टेज में जब विल्ट आता है ना, तो विल्ट वो का जो न्यूट्रीफाइट भी मेजर काम नहीं करता वो। जो कारण है वो तो फ्यूजेरियम ही है सर। ठीक है। हाँ। जैसे जैसे आपके पौधे में आपको बाहर से नहीं दिखाई देता है, बट जैसे जैसे वो डेवलप होता है अंदर, हम्म। पौधे के अंदर, उसी तरह से उसका सिम्टम आपको, उसका प्रभाव आपको उसके ऊपर दिखेगा। ठीक है अच्छा। सर। तो अगर फ्लावरिंग के टाइम पे ही दिख रहा है, उसके पहले ही आप उसमें अगर न्यूट्रीफाइड डालते हैं, हम्म। तो ये उसका आपके पौधे का बचाव हो सकता है। और दूसरी अच्छा। चीज कि जब आप सीड सोइंग कर रहे हैं, तो सीड बीज को उपचारित करके डालिए, ट्राइकोडर्मा नहीं, से उपचारित करके डालिए। वो तो करते हैं हम, लेकिन थोड़ा ठीक। जो ज्यादा काली मिट्टी और जहाँ नमी का प्रमाण ज्यादा रहता है, हाँ वहां पे ज्यादा अटैक करता है फिजिपिरम। अच्छा, चलेगा सर, थैंक यू सर। मैं यहाँ पे कुछ ऐड करता हूँ। जैसे विनोद गोयल सर ने जो बताया कि उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स भी यहाँ पे डाले हैं, तो हाँ। तो उनके जो नमी रहेगी ज्यादा तो फंगस जल्दी जल्दी यूरिया तो यूज ही नहीं करना है, क्योंकि इसमें नोड्यूल्स बनते हैं ऑलरेडी, इसमें यूरिया का फिक्स मतलब नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। अच्छा। ओके सर। हेलो, सुन पा रहे हैं सर? हाँ सर, बोलिए ना। जी हाँ, सर। तो जैसे कि यूरिया इसमें कम ही लगता है और पानी भी बहुत कम लगता है। तो हाँ हाँ। खाद का उपयोग जो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, उसको फ्लावरिंग के टाइम पे आप मत डालिएगा। उसके ओके। फ्लावरिंग के लिए जो खाद चाहिए वो खाद आप डालिए उसमें। हाँ ना, तो करके तो अपन उसमें 0-60-40 लिया फ्लावरिंग हाँ टेस्ट के हाँ हिसाब से। ठीक है सर। फास्फोरस और पोटास ज्यादा रहेगा, नाइट्रोजन नहीं रहेगा उसमें। हाँ, नाइट्रोजन वो टाइम में दिया तो वो और उसका कन्वर्शन हो जाएगा। हाँ ओके सर। बाबा साहब सर बोल रहे थे। बोलिए सर। हाँ जी। हाँ जी। अभी जो विनोद गोयल सर ने जो उनका खुद का एक्सपीरियंस बताया, उन्होंने उनका प्लॉट का भी फोटोग्राफ इसमें शेयर किया है। तो एक्चुअली उन्होंने जो बताया कि माइक्रोक्सोल उन्होंने शुरू में यूज किया था, तो उसकी वजह से एकदम से मतलब 10% से भी कम उसमें विल्टिंग दिख रहा है। एक्चुअली हाँ माइक्रोक्सोल हम लोग अगर सीड कोटिंग करके डालते हैं या फिर ग्रेन्यूल के फॉर्मुलेशन में डालते हैं, तो माइकोराइजा एक फंगस होता है, जैसे डॉक्टर जय सर ने बताया। तो वो एक फंगस जो होता है, वो एक फफूंद जो होता है, तो किसी भी फफूंद का एक खुद का एक कैरेक्टर होता है। कि जैसे अगर हम लोग किसी भी एक जैसे बेकरी का आइटम है, वो अगर 1-2 दिन पुराना हो गया है, तो उसमें एक फंगस आ जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग अगर देखते हैं, तो एक ही जगह पे एक ही टाइप का फंगस आता है। मतलब अगर काला फंगस आ गया है, तो काला ही फंगस वहां पे आता है। अगर व्हाइट फंगस आया तो व्हाइट ही फंगस आता है। तो इसी तरह से जैसे हम लोग माइकोक्सोल को डालते हैं, तो माइकोक्सोल के अंदर का जो माइकोराइजा होता है, जो कि एक खुद फंगस है, वो आपकी जड़ों के ऊपर जब डेवलप होता है, जड़ों के ऊपर जब उसका ग्रोथ बना देता है, तो दूसरे फंगस को वो वहां पे नहीं आने देता है। मतलब क्या होता है कि कंपटीशन वहां पे तैयार होता है। तो फ्यूजेरियम आपकी खेत के अंदर होने के बावजूद भी, वो फ्यूजेरियम आपकी चने के पौधे की जड़ तक न पहुंचने के कारण वहां पे विल्टिंग आपको नहीं दिखता है। तो किसी न किसी हद तक आप माइक्रोक्सोल को डालने से भी आपका विल्ट वहां पे हाँ। कुछ हद तो तक कम हो दोनों सकता तरह है। से काम करता है सर मतलब कंपटीशन भी करेगा दूसरे जो रोग जनित जो आपके फफूंद हैं उनके उनके अगेंस्ट, और पौधे को मजबूत बनाएगा। तो पौधा अगर स्वस्थ रहेगा तो वैसे ही उसमें रोग नहीं आएगा। यस। तो जैसे जय सर ने बताया कि ये डायरेक्ट फंगस को मारेगा नहीं, लेकिन फंगस के साथ कंपटीशन करेगा, ताकि फंगस उस पौधे की जड़ों तक न पहुंचे। तो इस तरह से भी आपका विल्टिंग कम हो सकता है, जैसे विनोद गोयर सर ने उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया। दूसरा, विल्टिंग जो होता है, तो वो 2-3 समय के अंदर होता है। एक तो एकदम शुरू में विल्टिंग होता है, जैसे आपका पौधा 20 से 22 दिन का होना शुरू हो गया है, तो उस टाइम में एक विल्टिंग आता है। फ्लावर का कन्वर्शन जब पॉड में बन जाता है, फल में बन जाता है, तब एक 45-50 डेज के अंदर भी एक विल्टिंग वहां पे आता है। तो ऐसी दो बराबर। जगह पे विल्टिंग चने की खेती में हमें दिखाई देता है। तो इसमें शुरू में अगर आपका पौधा 20 से 22 दिन का है, तो तब आप न्यूट्रीफाइट का एक एप्लीकेशन करना जरूरी है, जो कि विनोद गोयल सर ने अभी बताया कि उन्होंने एक ऑलरेडी एप्लीकेशन न्यूट्रीफाइट का किया है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जब मर रोग आना चालू होता है, विल्टिंग आना चालू होता है, तब हम लोग फंजीसाइड का यूज करते हैं। और
जब हम लोग फंजीसाइड का यूज करते हैं उससे पहले मर रोग अपना जो पूरा डैमेज है वो फसल के अंदर वहां पे कर देता है। तो मतलब विल्टिंग वहां पे कुछ हद तक कम होता नहीं है। तो विल्टिंग हमें पता है कि चना अगर हम लोग खेती में डाल रहे हैं तो उसमें विल्टिंग आना ही आना है, क्योंकि फंगस मिट्टी के अंदर वहां पे ऑलरेडी वहां पे मौजूद होता है। जब उसको थोड़ा सा नमी मॉइस्चर अच्छा मिलता है तो वहां पे वो डेवलप होता है, और उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको मर रोग के माध्यम से वहां पे दिखता है। तो मर रोग आने से पहले अगर आप न्यूट्रीफाइट डालते हैं तो वो पौधे के अंदर एक प्रकार की रोग प्रतिकारक शक्ति को जगाता है, ताकि आपका पौधा जो है तो वो तंदुरुस्त बनता है, उसके अंदर मर रोग की समस्या नहीं आती है। दूसरा, अगर जब आप फ्लावरिंग स्टेज में मर रोग आता है तो उस दौरान आप फंजीसाइड के साथ न्यूट्रीफाइट को अगर डालते हैं, तो मैं फंजीसाइड में एक नाम आपको बताऊंगा, थायोफोनेट मिथाइल करके कंटेंट आता है। तो उस थायोफोनेट मिथाइल कंटेंट का फंजीसाइड लेके आप उसके साथ न्यूट्रीफाइट को अगर डालते हैं तो फ्लावरिंग स्टेज में भी ये विल्टिंग आपका कुछ हद तक कम हो सकता है, क्योंकि जो फंगस वहां पे लग गया है उसको मारने का काम वो थायोफोनेट मिथाइल करेगा। उस फंगस को, क्योंकि क्या होता है कि फंगस एक बार अगर वहां पे मरता है तो जब उसको दोबारा फेवरेबल क्लाइमेट मिलता है तो दोबारा वहां पे चालू हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में न्यूट्रीफाइट कितना भी अच्छा आपको फंगस की डेवलपमेंट के लिए वातावरण बने, तो उसमें भी न्यूट्रीफाइट उस फंगस से पौधे को सुरक्षा देता है। तो ऐसी 2 बार आप न्यूट्रीफाइट का अगर इस्तेमाल करते हैं, एक 20 से 22 दिन के फसल के अंदर और एक 40 से 45 दिन के फसल के अंदर, तो कुछ हद तक आप जो विल्टिंग है जो मर रोग है उससे आप आपकी फसल को संरक्षण दे सकते हैं। किसी और किसान भाई का कोई सवाल है तो आप अपना सवाल रख सकते हैं। बाबा साहब, अ, हमने पिछले साल सर कुछ एक्सपीरियंस किए थे कि फर्स्ट में जो सीड ट्रीटमेंट किया था वो माइक्रोराजा के साथ में किया था। देन उसके बाद जब 20 से 25 दिन का जब फर्स्ट स्प्रे लेते हैं तो उसमें हमने न्यूट्रीफाइट और प्लस आपका ओसा ये चलवाया था। और देन जब फ्लावरिंग स्टेज आती है जैसे सर आपने बताया थायोमेथाइड और न्यूट्रीफाइड और ओसा, तो सर उस फार्मर को 80 to 90% सर कंट्रोल मिल रहा सर उसको। हाँ, यस, बिल्कुल, क्योंकि ये जो हमने अभी कॉम्बिनेशन बताए तो ये बहुत सारे ट्रायल्स के बाद और बहुत सारे किसानों का फीडबैक मिलने के बाद हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर हम लोग इस तरह से चने के अंदर ट्रीटमेंट रखेंगे तो मर रोग को हम लोग बहुत हद तक अपनी फसल से दूर रख सकते हैं। राइट सर, राइट। यस, तो ये कॉम्बिनेशन या फिर ये फॉर्मूला लेके अगर हम लोग चने के अंदर स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग मर रोग से अपना जो यील्ड लॉस वहां पे होता है तो वो कम कर सकते हैं। सर हेलो, जैसे अपन तीसरा स्प्रे में अपन न्यूट्रीफाइड ले रहे हैं तो उसके साथ में अपन जो फंगीसाइड आता है वो कौन कौन सा यूज कर सकते हैं? क्योंकि फास्फोरस ग्रेड होने के कारण इसमें ज्यादा फंगीसाइड अदर कंपनी के अदर कंटेस्ट नहीं चल सकते इसके साथ में। नहीं, इसके साथ आप कोई भी कॉन्टेक्ट फंजीसाइड ले सकते हैं, जैसे थायोफोनेट मिथाइल तो एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करता है। उसके अच्छा। साथ हम मैनकोजेब भी ले सकते हैं। अच्छा। उसके साथ हम मैनकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम साफ भी ले सकते हैं, ताकि थोड़ा सा कॉस्ट इकोनॉमिक्स भी फार्मर का बैठता है, और हम्म। कॉन्टेक्ट सिस्टमिक होने के चलते फंगस को भी वहां पे वो कंट्रोल में कर सकता है। अच्छा, नहीं जैसे अजिस्ट्रोबिन प्लस टिपिकोनाजोल या डाइपेकोनाजोल, झोल ग्रुप नहीं चल सकती इसके साथ में? हाँ, मतलब स्टॉबिन क्या है ग्रुप या कि झोल ग्रुप? बराबर बहुत सारी कंपनी जो है ना तो ऐसे जोन ग्रुप के फंजीसाइड प्लेन एप्लीकेशन के लिए रेकमेंड करती है। तो हम्म। वैसे फंजीसाइड में अगर हम लोग न्यूट्रीफाइट या फिर कोई भी अदर प्रोडक्ट अगर डालते हैं तो आपका जो स्प्रे है वो मतलब स्प्रे का जो सोल्यूशन आप बना रहे हैं वो फटने का चांसेस होता है, तो वहां पे वो लॉस हो सकता है। बराबर है सर। यस। थैंक यू सर। और किसी किसान भाई का कोई सवाल है चने की खेती से लेके, या हमारा कोई उत्पाद जो वो उपयोग कर रहे हैं उससे संबंधित कोई अगर आपको दिक्कत आ रही है उपयोग करने को लेके?
शायद सभी किसानों के सवालों के जवाब उनको मिल गए होंगे। धन्यवाद जय सर, आपने हमारे किसानों को बहुत ही अच्छी तरीके से मार्गदर्शन किया कि वो अ, चने की जो खेती है या चने की जो फसल है उसमें कैसे प्रबंधन कर सकते हैं और कैसे ज्यादा से ज्यादा उपज ले सकते हैं। और बाबा साहेब सर का भी धन्यवाद कि उन्होंने हमारे किसानों को उनके जो भी सवाल थे उनका बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब दिया। और यहाँ पे उपस्थित सभी किसानों का भी धन्यवाद कि उन्होंने उनका कीमती समय निकालकर इस चर्चा सत्र में शामिल हुए। तो इसी के साथ हम ये चर्चा सत्र खत्म करते हैं और आशा करते हैं कि अगले चर्चा सत्र में भी इसी जोश के साथ फिर से मिलेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर, किसान भाई। थैंक यू सर।